ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड स्पैन एजुकेशन। सो आज ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आप हमारे साथ किसी स्टूडेंट को देख रहे हैं, और इसके पीछे स्टोरी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस द पैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विथ अस राजीव सर, जो कि आप फेमिलियर हो गए राजीव सर से। एंड आवर न्यू गेस्ट मिस्टर साहिल, जिन्होंने 2024 में 282 रैंक लाया था, और इनका अभी करंटली ये आईएससी में सिग्नल प्रोसेसिंग परस्यू कर रहे हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन साहिल आपको देंगे। ठीक है, तो साहिल, आई थिंक यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So, hello everyone. I am MD Sahil Ansari. I am currently pursuing my MTech in Signal Processing from ISC Bangalore. I had given GATE DF in 2024, which was for first time, and I achieved a rank of 282 in that paper. ओके साहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे आपको लास्ट ईयर ही यहाँ पे बुलाना चाहिए था, बट मैं नहीं बुला पाया क्योंकि इसके पीछे रीजन था बहुत सारे। आप ऐसे पर्सन थे फर्स्ट जो कि जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि सर मेरा रैंक कितना आया हुआ है, और आपने मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया, तो मुझे ये सुन करके बहुत ही खुशी हुआ था। तो उस टाइम ही मैंने ये माइंड में सेटअप कर लिया था कि मतलब अगर ऐसा कुछ हम कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं साहिल को ही बुलाऊंगा इस चैनल पे, और उसके जर्नी को मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि उन्होंने कैसे फर्स्ट टाइम, जो कि 2024 में हुआ था गेट डाटा साइंस एंड एआई का पेपर, उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम 282 रैंक अचीव किया, जो कि और बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन इजी था और इस टाइम टफ था। तो इट्स अ कंपटीशन, राइट? तो कंपटीशन कंपटीशन में है, आप प्लस फर्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम हो तो फिर अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, हमें पता नहीं होता है कैसा पूछेगा क्या पूछेगा। हाँ, काफी कमेंडेबल है। हाँ, और एग्जाम एग्जाम होता है वो। अगर हम्म। क्वेश्चंस इजी है सबके लिए तो सबके लिए इजी होंगे, और उसमें आपको फाइट करना रहता है। तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट साहिल। एंड अभी आप आईएससी में परस्यू कर रहे हो सिग्नल प्रोसेसिंग। सो हम लोग आपकी जर्नी को सुनना चाहेंगे, और आपसे ये भी मतलब आपकी जर्नी के थ्रू गुजरना चाहेंगे। और ये वीडियो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे रहेगा, तो बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर सके, और मे बी समहाउ अगर उन्हें कुछ एज अ लर्निंग यहाँ से अगर गेन कर सके, तो दैट वुड बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। ओके साहिल, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना। हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, 10 12 से स्टार्ट करते हैं क्या? ठीक है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप मतलब किस टाइप के स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट थे या फिर इधर उधर? तो मतलब आप ये, अब नहीं, पहले ये बताओ कि आपका टेंथ में क्या मतलब स्कोर क्या है, टेंथ में टेंथ मार्कशीट में में स्कोर क्या है? टेंथ में मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो उसमें 10 सीजीपीए था। 10 सीजीपीए। और ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ में मेरा 73% आया था। अदरवाइज उसी की वजह से मैं एनआईटी नहीं जा पाया, क्योंकि एनआईटी में क्राइटेरिया 75% होता है। मेरी अच्छा, जेई रैंक 25,000 थी, बट बोर्ड में मेरे 75 नहीं आया, तो उसकी वजह से मैं एनआईटी नहीं जा पाया था। अच्छा, 25,000 अच्छा रैंक है। और मतलब एनआईटी तो मिल जाता क्या राजीव? आराम मतलब से मिल मेरे स्टेट कोटा से मुझे अपना स्टेट वाला एनआईटी हम्म तो इजीली मिल जाता। कट्टा तो आराम से मिल अच्छा, और बीटेक में क्या रहा आपका? बीटेक में फिर डब्ल्यू के थ्रू कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में मैंने अपना बीटेक किया, हाँ। 2018 से 2023 तक। हम्म। और उसके बाद मेरे पास जॉब थी, बट मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। उसके अच्छा, बाद गेट गेट डीए मैंने अपने बीटेक में मशीन लर्निंग एआई ये सब पढ़ रखा था, और मेरे अच्छा, ये डीएस। बताओ आप जैसे कि आप पहले से ही ये मशीन लर्निंग एआई से फेमिलियर थे, मतलब ये एग्जाम का अनाउंसमेंट होने से पहले से? हाँ, मैं अपने बीटेक में मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में कोडिंग डीएसए लीड कोड ये सब किया था। और थर्ड फोर्थ ईयर मैंने अब थर्ड ईयर से मैंने मशीन लर्निंग और एआई स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई क्या होता है, उसमें क्या चल रहा है, ये सब का मुझे आइडिया था। और अच्छा। फिर संयोग से उसी साल डीए का पेपर फर्स्ट टाइम गेट ने अनाउंस किया। उसका हम्म। सिलेबस देखकर मुझे लगा कि अगर मैंने कभी गेट दिया तो मैं हाँ, यही हाँ। पेपर, क्योंकि मैं सीएस पेपर नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि सीएस पेपर में आपको पता है कि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, 10 सब्जेक्ट्स
पूरा थ्रोली पढ़ना पड़ेगा। तो डीए पेपर में मैंने देखा कि ये सब अगर मैं दिया गेट तो मैं यही दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। अच्छा। अच्छा, ये बताओ आप कि ये आपने ML AI ये सब, मतलब ये तो कोर्स के करिकुलम में तो होगा नहीं। हाँ, कोर्स में नहीं था। तो मतलब क्या मोटिव रहा कि आपने ये सब चीज साइड से सीखना स्टार्ट किया, मतलब तो रिसेंट सिनेरियोज को देख करके, या मतलब क्या आपका मोटिव क्या रहा, हम ये जानना चाहते हैं। मैंने लीड कोड पर कोडिंग क्वेश्चन बनाया करता था, तो हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड्स वो सब लीड कोड डीएसए कर रहे थे। उसके बाद हम्म। हम लोगों ने देखना शुरू किया कि इसके आगे मतलब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसके आगे क्या। तो दो अच्छा। ऑप्शन, एक था डेवलपमेंट, जैसे वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हम्म। ये सब। और एक हम्म। तरफ एक सीनियर थे, उन्होंने बोला कि एमएल को एक्सप्लोर करोगे, अगर अगर देखो क्या है तो होता है। तो फिर मैंने हम्म। वेब डेवलपमेंट देखा, तो मुझे वेब डेवलपमेंट ऐसे बहुत बोरिंग लगा, क्योंकि उसमें फ्रंट एंड कर रहे हैं, पेज बना रहे हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो हम्म, फिर मैं एआई एमएल के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने एक कोर्स लिया यूडेमी से, और उसमें एमएल के बारे में जाना, तो और मुझे जानने का हुआ। फिर मैं अपने प्रोफेसर के अंदर काम करने लगा, कि उन्होंने मुझे कुछ काम दिया, फिर मैं करते करते तो इस तरह से मुझे एमएल की तरफ मेरा मतलब मुझे इंटरेस्ट आने लगा, इसीलिए मैं अच्छा। एमएल पढ़ते चला गया। ऐसा लगता है आपका बीटेक का प्रोजेक्ट भी हाँ, इंटरेस्टिंग है। मेरा इसी। बीटेक भी एमएल एनएलपी पर ही था, अच्छा। फाइनल ईयर अच्छा, प्रोजेक्ट। ये जो आप एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में जो बोल रहे हो, मतलब राजीव सर का तो काफी अच्छा खासा इसमें इन्होंने, जैसे पता नहीं आप लोग उस टाइम जब हम लोग करते थे तो कौन क्या था कोड शेफ करके। कोड से, कोड हाँ शेफ कोड से। अभी भी हाँ, है। हाँ। तो मैं भी करता कुछ था तो होता था। मैं, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं था, मतलब शुरू के जैसे कि उस टाइम। अच्छा, ये सबसे पहली बात तो ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। अच्छा राजीव, इस पे अगर आप कुछ मतलब, जैसे कि हाँ, अभी का जो सिनेरियो है, जैसे कि AI के तरफ, अब जैसे कि बहुत सारे कोड AI के द्वारा भी रिटर्न होते हैं, तो जैसे कि अभी के सिनेरियो को अगर हम कंसीडर करें, तो मैं साहिल से भी पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस। रेलेवेंस, रेलेवेंस हाँ। क्या है ना, हाँ। अभी के हाँ। टाइम में। हाँ। देखिए इसमें क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव कोडिंग इसलिए जरूरी है, उससे एनालिटिकल स्किल डेवलप होता है। ये कोडिंग से रिलेटेड है नहीं, ये एक्चुअली हम्म। मैथ है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग मतलब मैथमेटिक्स। जो लोग अच्छे से कोड कर पा रहे हैं, वो लॉजिकली स्ट्रोंग हैं, वो अच्छे लॉजिक्स लगा पा रहे हैं, वो अच्छे से सोच पा रहे हैं, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अभी के सिनेरियो में देखिए, कोड तो लिख देता है, चैट जीपीटी भी, नया नया कितने एआई एजेंट्स आगे, सब लिख देता है। लेकिन उस कोड को समझने और अपने हिसाब से उसको ढालने, मॉडल करने में, ये एनालिटिकल स्किल बहुत ही जरूरी है। एक पर्सन जो इन सब चीजों से उतना वाकिफ नहीं है, उतना परिचित नहीं है, वो यदि ये सब करना चाहेगा, वो उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा यूज। इन सब चैट जीपीटी हो गए या अदर्स हो गए, इतना यूज नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, जितने एक पर्सन जो इन सब चीजों से ज्यादा फेमिलियर है, जो इन सब चीजों में ऑलरेडी तेज है। मतलब तो ओवरऑल रेलेवेंस। पॉइंट अगर इसको हम, हाँ साहिल प्लीज तो प्लीज मैं गो ऐड ऑन। करना चाहूंगा कि जैसे जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता है ना, उसका अगर जैसे कोई भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो हर कोई उसका सॉल्यूशन बता देगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता है ना, वो उसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखना है उसको, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ना इसका रिलेवेंस ये है कि अगर आप जैसे एमएल एआई के फील्ड में भी अगर आप कोड लिख रहे हो, तो हर कोई हाँ। कोड लिखेगा, लेकिन उसको रन कितना कम टाइम में करवा सकते हो, कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो ना, ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग से इसमें एमएल के फील्ड में भी हेल्प हेल्प आएगा, कि उसको कितने ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितने कम टाइम में वो रन हो। तो ये फायदा होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरू से कर रहे हो तो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि अगर ये जो हम लोग जाएंगे साहिल आपकी जर्नी पे भी जाएंगे, बट ये कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बात आ गया, तो सबसे पहले अभी के टाइम में बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा है ना कि सब चीज चैट जीपीटी कर रहा है, या सब चीज ये जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है वो कर दे रहे हैं मेरे लिए, तो क्या ये मुझे कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक माइंड क्वेश्चन में माइंड उठता होगा कि ये होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये बताइए, जैसे कि अगर अभी जैसा सिनेरियो है, तो ओवरऑल क्या आप सजेस्ट करोगे, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे और जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद दिस करेंट सिनेरियो, जो क्या बच्चों को कोडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कम्पिटेटिव कोडिंग स्पेशली। कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि अगर वो हेल्प ही करेगा आपको। अगर ठीक हाँ। है, चैट जीपीटी कोड दे दे रहा है, लेकिन आप अपने से अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अगर और अच्छा है, तो जो चैट जीपीटी ने कोड दिया है, आप उसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मतलब आपका अगर एनालिटिकल थिंकिंग ही नहीं है, तो चैट जीपीटी क्या दे रहा है यही आप नहीं समझ पाओगे।
तो फिर कोई हम्म। फायदा नहीं है। वो फिर अगर रोबोट रोबोट भी अगर कोई बैठा दूं मैं, वो भी कॉपी पेस्ट करेगा वही। अगर सिर्फ तो अपना हम्म। अपना थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग जरूरी। हमेशा रहेगा, क्योंकि उसमें आपका सोचने का, क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम ले रहे हो और उसको कोशिश कर रहे हो, तो आपका थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ते चला जाता है अगर आप कर रहे हो ओवर द इयर्स। ओवरऑल यही होगा कि एक प्लस पॉइंट ये होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, बढ़ जैसे कि जाएगी। हाँ। ठीक है, इसको हम लोग अब इस टॉपिक को। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि आपको डिसिप्लिन बन जाएगा अगर कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन किए, डिसिप्लिन, 3 दिन छोड़ यस। दिए फिर आए, तो वो ऐसे नहीं ऐसा नहीं चलेगा। होता। रोज रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो एक डिसिप्लिन टाइप का भी बन जाता है। हम्म, ठीक है, इस पे हम लोग कभी अच्छे से पूरे डिटेल में इस पे एक वीडियो लेके आएंगे, और साहिल आपको भी जब टाइम मिलेगा तो जरूर इस पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपका इनफ एक्सपीरियंस है कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे। तो इस पे हम लोग एक साइड से वीडियो लेकर के आएंगे और काफी डिटेल मैनर में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के जो सिनेरियो चल रहा है उसको माइंड में रख करके। ठीक है साहिल, तो अब हम लोग आते हैं कि मतलब ये आपका 282 आपने जो अचीव किया। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपके गेट जर्नी पे आते हैं कि आपने इस लाइक आप बोल रहे हो कि आपने 5 मंथ्स प्रिपेयर किया होगा, हार्डली फाइव या टू सिक्स मंथ या प्रिपेयर, क्योंकि उस टाइम उतना ही टाइम मिला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, उतना ही टाइम मिला था। तो ये 5 मंथ्स में आपने मतलब कैसे प्रिपेयर किया? पहले तो आप एब्स्ट्रैक्टली बताओ कि मतलब आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसे क्या सोचा और किस तरह से प्रिपेयर किया। तो जैसा मैंने बोला कि मुझे MLAI आता था पहले से, तो मैंने उसका पेपर देखा, उसका सिलेबस मुझे लगा कि ये मेरे रिलेवेंट है, अगर मैं पढूं तो ये पढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने हम्म। उसका सिलेबस देखा, और आप अगर गेट डीए का सिलेबस देखोगे, मुझे जहाँ तक याद है लास्ट ईयर जब मैंने दिया था, तो हाँ मैथ हाँ में लिनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस थे। और मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का सिलेबस ज़्यादा था, कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा सिलेबस था गेट डीए में। हाँ और हाँ उसके बाद MLAI और डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स भी था, और DBMS था, और वेयर हाउसिंग भी था, मुझे जहाँ तक हाँ याद है। हाँ, वेयर हाउसिंग, डाटा ये वेयर 8 सब्जेक्ट थे। तो फिर हाउसिंग। मैंने पहले मैथ्स का तीनों सब्जेक्ट लिया, और वो हाफ सिलेबस मैथ ही था, लिनियर अलजेब्रा, हाँ प्रोबेबिलिटी हाँ। और हम्म। कैलकुलस। मैंने उसे देखना शुरू किया, ऐसे यूट्यूब पर वीडियो शुरू किया चैनल से ऐसे। पढ़ते पढ़ते मैंने पहले वो तीनों सॉल्व किया, और मुझे DBMS और डाटा स्ट्रक्चर मैंने बताया कि मुझे आता था, तो वो मुझे प्लस पॉइंट था। तो और फिर मैंने मैथ पढ़ा। उसके बाद हम्म। MLAI भी मुझे आता था, लेकिन जैसे आपने बोला ना फर्स्ट टाइम था, तो ना उस वक्त ML के क्वेश्चन प्रीवियस थे नहीं कि क्या पूछेगा, AI के भी हम्म। नहीं। तो मैं क्वेश्चन ही खोजते रहता था कि मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। तो मैं NPTEL वेब सर्च कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्वेश्चन, तो NPTEL के बहुत सारे असाइनमेंट थे। और उसी वक्त मुझे आपका वीडियो मिला था, आप क्वेश्चन अपलोड करते थे 20-20 मिनट का, कि एम एल क्वेश्चन, AI क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। तो वो मैं हाँ। देखता था कि क्या है, उसके बनाने का ट्राई करता था देख करके, फिर अगर नहीं बना तो फिर आंसर देखता था कि आप कैसे सॉल्व किए हो। तो वहां से मैं आपका यूट्यूब चैनल खोजा, और उसके बाद मैंने आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, ML AI प्रोबेबिलिटी जिसके जितने भी थे, सब फिर मैंने हम्म। वहां से सॉल्व किया। तो यही था। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज वगैरह दिया, और फिर हम्म। फाइनल एग्जाम। तो वो तो आपको पता ही है। हाँ। अच्छा, ये मतलब मुझे लगता है ना कि मतलब क्या राजीव, ये लगता है कि मतलब साहिल जैसे कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट रहेगा, उसको 4 से 5 महीने प्रिपेयर करना विद दिस परफेक्शन आसान काम नहीं है। तो ओवरऑल मुझे बहुत लगता है कि आप डिफिकल्ट। बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट रहे हो और शानदार, हाँ। काफी ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रहे हो, तब आपने ये 4 से 5 महीने में अचीव किया। और प्लस जैसा कि आपने बताया कि आपका ऑलरेडी ग्रिप था डीबीएमएस में, डीएसए में, और आपने ऑलरेडी एमएलएआई को भी पढ़ा था, तो समहाउ आप जानते थे, एक तरह से देखा जाए तो 70 to 80% आइडिया सिलेबस। था कि क्या हाँ, होगा आइडिया क्या नहीं। था। अदरवाइज अगर कोई भी स्टूडेंट जो कंप्लीटली अनफेमिलियर है इन सब चीजों से, उसके लिए टफ होगा। टफ होगा, उसको टाइम क्योंकि चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे जब आइडिया था ना, तो जब सिलेबस आया तो मैंने पहले मैथ्स कंप्लीट किया, फिर मैंने NPTEL के हम्म। प्रोफेसर से एक बार सिलेबस पढ़ा। AI हाँ। ML के लिए अलग अलग प्रोफेसर, NPTEL का मैंने NPTEL के लेक्चर्स को बहुत फॉलो किया था। और एक हम्म। एक IT मद्रास के प्रोफेसर थे, उनका एक कोर्स था, तो वो मैंने ले रखा था। तो उस पर वो भी उनका टेस्ट सीरीज था, तो वो टेस्ट अच्छा। सीरीज में था।
और साथ में वो भी क्वेश्चन ही अपलोड करते, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था ना कि क्वेश्चंस की बहुत कमी थी, क्योंकि पता हाँ था नहीं कि क्या आने वाला है। क्या है। तो हाँ हाँ क्वेश्चन से खोज रहा था कि क्या क्या आ सकता है उससे, इसीलिए हाँ। मैं IIT मद्रास के वो थे उनका, और यूट्यूब पर मैं देखते रहता था कि कौन क्या क्वेश्चन, अगर कहीं से भी मिल रहा है मिल पांच रहा है तो क्वेश्चन तो। पता था कि आपने मतलब 5 मंथ्स में प्रिपेयर किया। और अच्छा ये बताओ आप, जैसे कि मैं काफी डिटेल में जानना चाहता हूँ इस चीज को, कि जैसे कि आप जब प्रिपेयर करते हो, जैसे कि आपका आपका रोड मैप क्या रहा, आपने पर डे कितना अपने आप को इन्वेस्ट किया टाइम, ये सब चीज मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ा जैसे कि आप पहले ये बताओ कि जब आपने सिलेबस देखा, ठीक है, सिलेबस देखा तो आपने डिसीजन लिया हो कि चलो इसको हम प्रिपेयर करते हैं, जी। ठीक है। तो उस इंस्टेंस पे फिर आपने क्या किया? तो मैंने देखा कि मैथ के सिलेबस को जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि हाँ मैथ बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा आएगा। और हाँ। एप्टीट्यूड भी 15 नंबर का वो सेम था जो सब में आता है, तो वो भी हम्म देखना होगा। एप्टीट्यूड में इंग्लिश और रीजनिंग पार्ट रहता है, तो वो दोनों। तो हम्म मैंने ना पहले वीडियो देखना शुरू किया। तो मैं शुरू में जब स्टार्ट किया था तो दिन के आराम से 6-7 घंटा वीडियो देख लेता था, मतलब बैठा हो, क्योंकि अब जब पढ़ने बैठोगे ना तो ऑब्वियसली मन नहीं करता है, क्योंकि मन नहीं, सही बात किसी है। को मन नहीं करेगा कि बैठ कर देख रहे हैं क्या हो। तो लेकिन हाँ। कि वही है कि बैठा, अगर बीच में अगर कुछ नहीं मन कर रहा है तो थोड़ा गैप लिया 10-15 मिनट का, दोस्तों के साथ बातें कर ली, फिर स्टार्ट किया। तो मैं वीडियो देखता था, मतलब 7-8 घंटा आराम से वीडियो देख रहा था कि हम्म वीडियो देख रहा हूँ या फिर क्वेश्चन बना रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो 7-8 घंटा तो शुरू में, क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास, 4-5 महीने ही थे, तो हाँ। मैं अब तो, क्योंकि लास्ट मैंने सोचा था कि मैं 1 महीने लास्ट के टेस्ट सीरीज के लिए रखूंगा, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ उठूंगा और एग्जाम दूंगा और सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, उसमें पढ़ने का ऐसा कोई सीन नहीं रखना था। तो मैं 7-8 घंटा ट्राई करता था कि 7-8 घंटा वीडियो देखूं और उसी में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूं, जो टॉपिक प्रैक्टिस पढ़ करो। रहा हूं क्वेश्चन। तो मेरे पास, मेरा फायदा यह था कि मेरे पास मैथ के सब्जेक्ट्स कम थे, तो मैंने ना सारे ब्रांच का, प्रोबेबिलिटी, लिनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के सारे ब्रांच का क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। एक बुक था मेरे फ्रेंड के पास, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ गेट प्रीवियस ईयर, तो मैंने उसके सारे ब्रांच के, मैकेनिकल, सिविल, जितने भी ब्रांच होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसी, इलेक्ट्रिकल, सारे के प्रोबेबिलिटी, लिनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के सारे क्वेश्चन बनाए थे। तो ये बेनिफिट था मेरे पास कि क्वेश्चन, वो उन तीनों के पास क्वेश्चन था अवेलेबल, तो मैंने वो सब ट्राई किया था बनाने का, जो बना तो बना, नहीं बना तो उसका सॉल्यूशन देखा। तो 7-8 घंटा मैं पर डे वीडियो देख लेता था शुरू से ही। उसके मतलब कि बाद आपके, मतलब मैं अगर इसको समराइज करूँ तो कोर्स को कंप्लीट करना है और साथ में हाँ, प्रैक्टिस भी करना, आप प्रैक्टिस एकदम पैरेलली ले करके चल रहे थे। पैरेलल लेकर चला था। हाँ, क्योंकि अगर अगर आज मैंने पढ़ा तो मैं ट्राई करता था कि उसका क्वेश्चन या तो आज बना लूं या कल बनाने का ट्राई करूं, क्योंकि फिर अगर आप 10 दिन बाद अगर क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आप भूल चुके हो, फिर कि आपने पढ़ा क्या था हम्म वही भूल चुके हो। फिर 10 दिन बाद एक प्रैक्टिस अगर हो सके, कि मतलब कुछ क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस कर लिया है, ताकि हम्म। चीजें याद रहे, पूरा भूल ना जाए, उसके लिए फिर 10 दिन 15 दिन पर एक बार रिवीजन कर लेता था। बट मैं ट्राई करता था कि मैं रोज अगर किसी चीज को पढ़ा हूं तो उसका जितने भी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है वो ट्राई करने का प्रयास करता था, कि आज आज बना लूं या फिर कल मतलब मैं आपका जो रिवीजन साइकिल है उसको भी आपने कंटिन्यू साथ साथ, रखा। साथ साथ। क्योंकि ऐसा था नहीं कि 1 साल है कि 4 महीना पढूं फिर 1 महीना रिवीजन करूँ, वो था ही नहीं मेरे पास ऑप्शन। तो हम्म। मुझे सब एक साथ ही ट्राई करना था, तो मैं क्वेश्चन भी बना रहा था, पढ़ भी रहा था, क्वेश्चन बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैं पैरेलली कर रहा था। मतलब काफी और प्रैक्टिस तो डेडिकेटेड जरूरी हो। होता ही है। हाँ, हाँ। मतलब मैथ्स है ही ऐसा। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर कोई गेट का प्रिपरेशन शुरू कर रहा है ना, तो आप कितना भी पढ़ लो, आप सिलेबस को 2 बार देख जाओ, 3 बार देख जाओ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो फिर मतलब कोई आप टेस्ट फायदा में कोई अच्छा हाँ। करोगे या नहीं करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम्म, आपने जो पढ़ा है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन में, वो चीज कैसे लग रही है, क्या 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 सही है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने पर आपको बहुत नया चीजें पता ये चलती है कि अच्छा यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीजें ऐसे लगती है, तो वो सब अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आपका नहीं प्रैक्टिस होगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको टेस्ट टेस्ट में अच्छा करना है तो। हाँ, ऊपर से जैसे कि बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं होते हैं सब्जेक्ट से, तो हाँ, वो स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना, तो उनको एक हर्डल आता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो वो उसमें ही उलझे रहते हैं। तो मुझे एक रहते हैं। आप इस तरह से भी लेकर के चलो कि अगर आप गेट लिख रहे हो, तो अगर आपका क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट का अगर क्लियरिटी नहीं भी है ना, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मे बी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको जो क्लियरिटी मिलना चाहिए वो मिले। मिल जाएगा। तो तो ये सब चीज, ऐसा नहीं कि मतलब हम
को समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक, तो थियोरेटिकली उसमें हम पूरा उलझे हुए हैं, उसमें हम पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अलग वे से उसको उसमें देखो ट्राई कि मैं करो। प्रॉब्लम करके इस चीज को समझ सकता हूँ नहीं समझ सकता हूँ, या आप डायरेक्ट प्रॉब्लम पे ही जंप कर जाओ, मे बी वहां से आपको कुछ फाइंडिंग्स मिल जाए जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ठीक है, मतलब मुझे आपका जहां तक समझ में आ रहा है ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको शुरू से अच्छा था, आपने प्रैक्टिस किया काफी अच्छे ढंग से, रिवीजन किया, और तब आपने इस चीज को अचीव किया है। ठीक है। और आप देखो ना, आ, मैथ मैथ हाँ, प्रैक्टिस क्या चीज है ना, मैथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी अगर आप समझ पढ़ में ही ली नहीं होती तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बस जान लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो कोई फायदा है नहीं, तो फायदा आपको नहीं, प्रैक्टिस सही करना ही बात। पड़ेगा एक्चुअल मैथ। क्वेश्चन जब आएगा तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा सेम जब विथ तक डाटा प्रैक्टिस स्ट्रक्चर नहीं एंड एल्गोरिदम, मैं वही बोलूंगा, होगी। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में भी अगर आप कोई भी एल्गोरिदम पढ़ लो, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आपका हम्म, क्लियर नहीं होगा कि वो एल्गोरिदम क्या करे। जब तक आप खुद देखो, इम्प्लीमेंटेशन करने वक्त पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर एच के सी एफ फंस रहा है, तो हम्म। चीजें बहुत सारी क्लियर होती है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर वही बात जो है, भी अगर आपने डीएसए पढ़ लिया है, कोई जरूरी नहीं कि आपने डीएसए पढ़ लिया तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, या एल्गो पढ़ लिया है तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा कर ही लोगे आप। एल्गो ये पढ़ लिया चीज है तो इम्प्लीमेंट कर दोगे। इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत लोग फंस जाते हैं, जैसे कि उनको हाँ पता है कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है, लेकिन अगर उनको बोलो कि इम्प्लीमेंट कर दो मर्ज सॉर्ट, तो फिर हाँ हाँ, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कि करते हैं, हाँ। ऐसा होता है। अच्छा ये बता साहिल, आपकी सबसे बड़ा डिफिकल्टीज क्या हुआ, मतलब प्रिपरेशन करने में सबसे बड़ा डिफिकल्टीज क्या था आपके साथ? सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो मुझे लगा कि क्योंकि मेरे बैठने का हैबिट उतना नहीं था, कि क्योंकि अच्छा। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अब रोज बैठना है। आप ये नहीं कर सकते कि आज मैंने पढ़ा, 2 दिन छोड़ दिया कि फिर अब तीसरे दिन पढ़ूंगा। तो वो रोज कॉन्स्टेंटली मुझे था कि मेरे माइंड में कि मुझे 7 से 8 घंटे वीडियो वीडियो तो वीडियो प्लस क्वेश्चन करके कैसे भी करना है। तो वो हम्म, शुरू में थोड़ा लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर उसको करते करते ट्राई किया कि नहीं 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 करूंगा तो फिर आगे क्या होगा नहीं होगा, इसकी टेंशन। एक जब तक प्रेशर नहीं आता है तो होता भी नहीं है चीजें। तो होता प्रेशर भी था नहीं, कि मैं सब अच्छी बात है, मतलब खत्म आपने कर चुका इंजीनियरिंग, और अब कुछ नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो इसलिए तो फिर बैठते बैठते तो मुझे लगता है कि शुरू में जब आप स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, हाँ शुरू में हाँ, अगर आपने कवर अप कर लिया कि हाँ ठीक है, शुरू के 10 दिन टफ रहते हैं, मुझे लगता है कि उसमें अगर आपने बना लिया रिदम, फिर हम्म, फिर कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन वही है कि शुरू में अगर रिदम नहीं बन पाया ना, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आप फ्लक्चुएट ही करते रहोगे कि आज पढ़ा नहीं, कल हम्म, नहीं हो पाया। तो शुरू में रिदम बनाना बहुत जरूरी है, कि आप कैसे भी करके, मन नहीं लग रहा है फिर भी आप बैठ रहे हो कि नहीं नहीं मुझे आज पढ़ना है। तो क्योंकि आप देखोगे कि आपका दोस्त घूमने चला गया तो आप बोले कि नहीं नहीं अभी अभी तो शुरू में रिदम बहुत होता बहुत, है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है क्या, मतलब बहुत। कंसिस्टेंट रखना अपने आप को, बहुत क्रूशियल पॉइंट। और अगल बगल के इन्वायरमेंट्स को इग्नोर करते हुए अपने आप इग्नोर को करना। कंसिस्टेंट रखना, बहुत बहुत, ये मतलब कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है गेट के पेपर के बहुत लिए, जरूरी, मुझे लगता है। कि गेट के पेपर के लिए तो जरूरी है ही, और और ओवरऑल भी। ओवरऑल भी बहुत जरूरी है। और इसको अचीव करना बहुत इजी टास्क नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सीक्रेट्स का बात करते हो कि क्या सीक्रेट है गेट क्रैक करने का, तो ये सब सारे सीक्रेट्स है। ठीक है, मतलब ये हार्ड वर्क से आता है, डिसिप्लिन से आता है, कंसिस्टेंट रहने से आता है, तो ये सब सारे सीक्रेट्स हैं। हाँ। कोई अदर राजीव, इसमें हम लोग कोई भी अदर चीज जो साहिल से पूछना चाहेंगे जो इसके सक्सेस जर्नी से रिलेटेड हो, अदर अगर कोई अदर भी पॉइंट हो। जैसे मोटिवेशन के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी एस्पिरेंट हैं गेट डीए का, वो लोग इस चीज में इच्छुक रहते हैं, मोटिवेशन कहाँ से मिले। वो है तो जैसे गेट डीए में आप इनरोल्ड हो गए वहां पे आईआईएससी में, तो वहां पे क्या है सिनेरियो, कैसा लग रहा है और देखो, क्या क्या स्कोप आपको दिखता है, ताकि बच्चों को पता चले कि ये सब फ्यूचर में चीजें हो सकता है, एज ए मोटिवेशन के तौर पे ले सके। मुझे एक एक मोटिवेशन जो लगता है कि अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया अच्छे रैंक से, और एक बार जब आप आईएससी आओगे इंटरव्यू देने, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो आपने देखा होगा आईएससी का मेन बिल्डिंग एकदम आइकॉनिक है। आप उसके सामने जब खड़ा हाँ। होगे तो आपको लगेगा कि शुरू में लगेगा कि हाँ, हाँ, कुछ तो मतलब अचीव कुछ है। किया हूँ। अच्छा लगता है शुरू में, अगर जब आईएससी आओगे तो हम्म, मतलब देखते हैं कैंपस इतना बड़ा, और बिल्डिंग वगैरह आईएससी के मेन शुरू में तो बहुत भीड़ रहता है, जब नए नए बैच आती है तो हर डेफिनेटली। कोई रात में जा रहा है एकदम, अच्छा लग रहा है। तो एक मोटिवेशन, या फिर आईटी आईटीज का भी, अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली, अगर आप कहीं भी, एक मोटिवेशन हो सकता है कि आप कहीं भी जब शुरू में जाओगे
तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, आप नए नए लोगों से मिलोगे, हम्म, सब सब रैंकर दिया तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, तो एक मोटिवेशन ये हो सकता है कि आईआईटी जाऊंगा या फिर आईएससी जाऊंगा तो फिर हम्म। अच्छा लगेगा। मतलब कि क्या बोलूं, समझ अच्छा गया और आपके ऑब्वियसली पॉइंट को समझ गया। मतलब कंट्री का देखा जाए तो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे। लोग हमेशा यही टारगेट करते हैं ना, सबका ड्रीम तो यही रहता है कि हर आईआईटीज जगह के वगैरह से लोग, करें, हर जगह के लोग हैं। आते हैं। अब हम्म। अब आईएससी में ऐसा है कि आप किससे बात कर रहे हो आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी जब मैं आया तो बाद में पता चला कि यहाँ जो इंडिया से जो लॉन्च वगैरह हो रहा था उसके कैप्टन भी यहीं से एमटेक कर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था हम्म। कि वो कर रहे हैं, मतलब एज ए उनके आइडेंटिटी को नहीं डिस्क्लोज किया गया था। तो हो सकता है आप उनसे कोई बात कर रहे हो, बाद में पता चला अच्छा मैंने उनसे बात किया था, तो ये हाँ। सब, ये एक मोटिवेशन ये रहता है कि सब आप किससे बात कर रहे हो ऐसे डेफिनेटली। पता नहीं है। तो मतलब एक ओवरऑल देखा जाए तो जो कांटेक्ट है आपको वो काफी बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे अच्छा पर्सन मिला। लोगों के साथ होता है। अम, अच्छा, ठीक है, हम लोग आईएससी पे चले गए। अब हम एक दो चीज और पूछना चाहते थे। जैसे जी। कि एग्जाम डे के दिन जो होता है, बहुत सारे लोग मतलब नर्वस फील करते हैं। आपके साथ क्या सिचुएशन रहा? तो अगर मैं एग्जाम का बताऊँ ना, तो इसलिए मैंने बोला ना कि मैंने सोचा था कि लास्ट के एक महीना में सिर्फ टेस्ट सीरीज दूंगा, मतलब एग्जाम बहुत दूंगा। तो मैंने हम्म। ना 3 4 टेस्ट सीरीज ले रखे थे। और चूंकि डीएफ फर्स्ट टाइम था तो उतना ज्यादा टेस्ट था नहीं, तो मैंने जितने हाँ। भी अवेलेबल थे सब लिया। और हम्म। डीए का पेपर 2 स्लॉट में था, एक सुबह में भी था और एक इवनिंग में भी था। तो हम्म। और एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको पता है कि स्लीप साइकिल बहुत खराब रहता है, तो सुबह में उठने का हैबिट तो रहता नहीं है। तो सब आदमी पढ़ता रात में ही है या फिर इवनिंग में टेस्ट दे रहा है। तो मैंने मैंने सोचा था कि अगर मान लेते हैं कि मेरा पेपर सुबह में दे दिया टेस्ट में, और मैं हाँ। प्रैक्टिस शाम का ही किए जा रहा हूँ, मतलब मैंने प्रैक्टिस 30 दिन शाम का किया, और एकाएक अगर सुबह में जाकर टेस्ट देना हो तो मेरा मतलब एकाएक अडेप्ट करना बहुत टफ है। तो टफ मैंने है। प्लान कर रखा था कि मैं टेस्ट सुबह में ही दूंगा 9 बजे, क्योंकि 2 बजे से माइंड चलेगा, लेकिन 9 बजे वाला में चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं है। हम्म। तो मैंने सारा टेस्ट सीरीज एक महीना ना 9 से 12 में जो टाइमिंग था गेट डीए का, हम्म। उसी में मैं प्रैक्टिस करता था, उसी में 3 घंटा में क्लोज करने का ट्राई किया। और उसी में हम्म। उसके बाद एक चीज जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई टेस्ट से, कि आपने एक बार टेस्ट दिए उसके बाद उसको एनालाइज करना कि आपने क्या गलती की, क्यों गलती हुआ ये गलती। मतलब जैसे बहुत सारी गलती हो सकती है, एक हो सकता है कि आपने सिली मिस्टेक कर दिया, तो फिर वो अगले बार में ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक नहीं हो, या फिर कोई टॉपिक हो सकता है कि आपने कभी देखा ही नहीं था, तो वो देखना कि अच्छा ये मुझे आता नहीं, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपको आ रहा था या फिर आपने उसमें गलती कर दिया, तो उसके वजह से तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज बहुत को। जरूरी, तो हाँ। मैं ऐसे एक पूरा दिन में टेस्ट देता था, उसके बाद एनालाइज करता था दोपहर में। ऐसे करते करते मेरे लिए काइंड ऑफ सेम ही था, मतलब मैं फ्रेंड से बात कर रहा तो बोला कि जस्ट नॉर्मल जाकर दो, कि जैसे नॉर्मल 30 दिन दिए हैं मैं वैसे ही सुबह उठा। और जैसे नॉर्मल मेरा टेस्ट सेंटर भी मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर ही था। तो मेरे लिए अच्छा। जस्ट नॉर्मल मैं उठा और नहा धोआ कर एकदम चला गया। और जैसे नॉर्मल मैं 30 दिन देता था उसी तरीका से मैंने मेरा जो स्ट्रेटजी था एग्जाम देने का, सिमिलर पैटर्न ही फॉलो किया, कि पहले एप्टीट्यूड बनाया फिर ऐसे, तो मैंने सेम फॉलो किया जैसे मैं टेस्ट सीरीज को देता था। मैं उसी हम्म। तरीके से, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आज, मतलब कि अगर आप ये से अ- सोचो कि आज 1 लाख लोग बैठेंगे मैं कहाँ हूँ, मतलब ठीक है जो होगा वो तो होगा ही, बस देखा जाएगा। बैठना और हम्म। नॉर्मल अपना बेस्ट दे सकूं, मतलब जो मुझे आता है उसमें से मैं कोई गलती ना करूं। मेरा मेन एम यही था कि जो मुझे आता है मैं मैक्सिमम वो करूं, कोई सिली हाँ। मिस्टेक ना हो। जो टॉपिक मुझे आ रहा है उसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जो नहीं आ रहा है वो तो नहीं आ रहा है, मतलब वो तो नहीं पड़ेगा। हम्म। लेकिन जो आ रहा है वो अगर छूट गया तो बाद में बहुत दुख होगा कि अरे यार ये मैं कर सकता था बट हुआ नहीं। तो मेरा ये था कि जस्ट नॉर्मल जैसे मैं टेस्ट सीरीज देता था मैं वैसे ही जा करके दिया, लेकिन हाँ, थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है कि आज हाँ, आज कैसा होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मत, बट ठीक है उतना चलता है। तो भी आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड किया उसके लिए? आपने माइंड, हाँ आपके माइंड में ये था पहले से कि मुझे एक मंथ पहले से ही आपने जो शेड्यूल टाइम है उस पर आपने हाँ टेस्ट मैं दिया, आपने आपको टेस्ट यूज किया टू किया उसके लिए? किया। तो ये सब भी सीक्रेट्स है। हाँ, जो भी और व्यूअर्स है हमारे, देखे, ये सब भी सीक्रेट्स है। आप लोग हाँ पूछते हैं कि क्योंकि मैं क्या। सुबह में दे रहा था और मेरा टेस्ट भी सुबह में ही आया, तो अगर मैं सुबह का प्रैक्टिस हाँ। नहीं करता ना तो मुझे फिर दिक्कत होता कि मैं शाम हाँ। में दे जा रहा हूँ और एकाएक सुबह में माइंड किस लेवल पर अडेप्ट करेगा नहीं करेगा। करेगा नहीं। तो ये भी एक जो अगर जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए आपको पता चल जाता है कि मेरा एग्जाम कब है, कब। उस टाइम में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बात यही है, जैसे कि
आपको, आप जितना कोशिश, मतलब जितना आप कर सकते हो अपने साइड से, जैसे कि साहिल ने किया कि 1 मंथ प्रायर ही इन्होंने अपने आप को एग्जाम के लिए ढाला। और बाकी जो भी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एग्जाम डे को मिमिक करके आपने 1 महीने पहले ही उसको अपने आप को ढाला, वो भी एक तरह से आपके लिए प्लस पॉइंट रहा एग्जाम डे के दिन। तो ये सब जी। चीज की पॉइंट्स है जो कि लोगों को और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है साहिल, अब ये पूछूंगा मैं कि आपने जब, जैसे कि एग्जाम, ये जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, उस टाइम उस ड्यूरेशन में आप किस तरह से फाइट किया, आपने किस तरह से फाइट किया उस 3 घंटे में, मतलब आपका माइंड में क्या चल रहा था? और आपने, जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे, और या कोई क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और अरे हो 4 ऑप्शन में से कोई नहीं आया, तो मैं मतलब पूरा जो आपका 3 घंटे का जर्नी है ना, उसको आप थोड़ा बताओ तो, मतलब आपने किस तरह से टैकल किया, कोई हर्डल्स आया तो उसको आपने किस तरह से डील किया, ये सब सारी चीजें। तो मेरा ऐसा था कि अगर मान लेते हैं मैं प्रिपेयर होकर गया था कि अगर शुरू का भी, मैं माना कि शुरू का 5 क्वेश्चन नहीं बना, फिर भी हाँ। पैनिक नहीं करना है। हो सकता है कि आगे के 60 क्वेश्चन आसान हो, शुरू में ही 5 उसने रख दिया है कि टफ, कि अगर किसी से नहीं, क्योंकि बहुत का होता है कि अगर वो शुरू में 4-5 क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो पेपर खराब जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके बाद आदमी प्रेशर में आता है, उसके बाद इजी क्वेश्चन भी उसको टफ लगने लगता है, और फिर वो गलतियां करते चले जाता है। तो मेरा ऐसा था कि अगर शुरू के 5 नहीं भी बने, फिर भी हम्म, पैनिक नहीं करना है। तो मैंने पहले क्या किया, एक बार पेपर थोरोली देखा, हम्म, और फर्स्ट फर्स्ट नजर में जो जो क्वेश्चन बन रहा था वो बनाने का ट्राई किया। एक ऐसे करके मैंने एक बार पूरा पेपर देखा, कि मान लेते हैं कि 10-15 मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब बहुत इजी था, तो मैं ऐसे पहले एक बार में देखा। फिर सेकेंड टाइम पेपर में मैं देखा कि अब थोड़ा 2-2 मिनट टाइम देकर देख रहा हूँ कि बन सकता है कि नहीं। तो ऐसे करके दोबारा देखा, फिर जो लास्ट में बच गया क्वेश्चन उसको एक बार और देखा कि अगर अब इसमें क्या हो सकता है। तो ऐसे करके मेरा ये था कि पहले इजी बना लेते हैं, तो थोड़ा हम्म, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अच्छा, कुछ क्वेश्चन बने। फिर उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन से बनने लगे तो वो ट्राई किया। फिर उसके बाद जो एकदम हार्ड थे, जो कि बहुत टाइम लगा, उनको फिर ऐसे। तो मेरा पैटर्न था कि इजी, मीडियम, हार्ड, ऐसे करके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता था मतलब हमेशा। ओवरऑल आप ये चाह रहे थे कि उस 3 घंटे में मैं अपने कॉन्फिडेंस को समहाउ बूस्ट अप कर सकूं। कुछ कुछ और हाँ, हाँ, ये नहीं हो ये कि अगर क्वेश्चन नहीं बना तो मैं पैनिक कर जाऊँ कि पैनिक हो जाए, अब मेरे से नहीं ये बन रहा है। मैक्सिमम लोगों के होता साथ है है। कि अगर मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो सबसे छूटेगा। मैं ऐसा पर्सनली सोचता हूँ कि अगर मुझसे नहीं बना, तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द से नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि ये टफ हो, जो कि बहुत कम लोगों से ही बनेगा। क्योंकि मैं हम्म, टेस्ट सीरीज में अपने रैंक को देखता था, तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक ठाक जगह पर हो। तो उस हिसाब से मैं, ये था कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बना तो बहुत प्रेशर नहीं लेना है कि आ जाएगा, मतलब हो जाएंगे। गेट डीए में ना लास्ट ईयर आप देखोगे ना, तो 60 से 62 नंबर के बीच में ना 200 बच्चे थे। अगर आप उस पर एक क्वेश्चन सही होता तो आपका रैंक सीधा 100 अंडर 100, एक क्वेश्चन गलत तो 100 टू से हंड्रेड 300 के बीच में एकदम 1 नंबर का ही डिफरेंस था, मतलब 0.1 0.2 में लोग बहुत सारे थे। तो उसके वजह से अगर आप एक क्वेश्चन और सही कर लिए तो बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा था, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत। बट ठीक है, मतलब ये था कि अगर नहीं भी बने तो जितना बन रहा है उसको अपने, आपका जो पोटेंशियल है उस दिन पर आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उसको करो। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मेरे से 20 क्वेश्चन नहीं बना, वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। हम्म, उल्टा आप और डिमोटिवेट ही होगे और प्रेशर में जाओगे। तो उससे अच्छा है कि जो 40 क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको बनाने का ट्राई करो। ये नहीं हो कि जो 20 नहीं बन रहे उसके वजह से वो 40 में भी दिक्कत हो जाए। तो मेरा ऐसा कुछ था कि जो बने सो बने, जो नहीं बने कोई बात नहीं, रिजल्ट में देखूंगा क्या होता है नहीं होता है। नहीं सही था, मतलब आप पूरा सही फ्री अप्रोच। माइंड, हाँ फ्री माइंड से गए थे, मतलब पूरा फ्री जी माइंड, उतना टेंशन लेकर के नहीं कि अरे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बट ये बात जी मुझे अच्छा लगा कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा तो मोस्ट ऑफ दोस्त मोस्ट ऑफ लोगों से नहीं बनेगा, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। हाँ। प्रैक्टिस से आता है, बहुत सारा जब प्रैक्टिस आप करोगे ना, तो हो जाता है कि टफ है, मतलब सबके लिए अब ये टफ होगा। लेस प्रैक्टिस रहेगा ना, तो उसमें क्या होता है, बच्चे मेरे से नहीं बन रहा, हो सकता है इजी हो और मेरे से नहीं बन रहा हो, ऐसा कॉन्फिडेंस इतना कम नहीं होना चाहिए। वो नहीं वो सही। सही। और
और एक चीज जैसे कि ये भी साहिल ने बोला ने, जैसे साहिल का मतलब ऐसे भी हम लोग भी देखते हैं, जैसे कि एक नंबर, जैसे कि एक जो रेंज होता है और जहाँ पे फाइट होता है कि एक नंबर भी ड्रॉप किया तो रैंक फिसल करके चले जाता है। तो ओवरऑल एक चीज ये भी है ना कि मतलब ठीक है, रैंक एक समझो तो आप एक तरह से प्लेस होल्डर है क्या। जी और एक नंबर आपका अगर कम आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप टॉप 100 वालों से कम हो। ठीक है, तो रैंक जस्ट काइंड ऑफ अ प्लेस होल्डर। बट हाँ, मतलब इसको भी अचीव करना और बहुत बड़ी बात है। और वो जैसे कि वो एक नंबर अदर से नहीं बना, मैंने बनाया उस टाइम में, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये और बहुत उस प्रेशर में, उस सिचुएशन में, बट ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, जैसे कि आप अब जैसे रिजल्ट जिस दिन आया आपका, जिस दिन आपने रैंक देखा, तो मतलब नॉर्मल थे या फिर कुछ एक्साइटमेंट हुआ, हुआ ही होगा। थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट हुआ था कि ठीक है, थोड़ा फैमिली को बतलाया कि इतना रैंक आया है ऑल इंडिया, तो थोड़ा अच्छा लगा। और प्लस में उसके बाद मैं ये देख रहा था कि अब मुझे कॉलेज क्या मिल सकता है। मैं इसलिए मैंने आपको भी मैसेज किया कि इतने इतने मेरे रैंक आए हैं, मैं पूछ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ जो कि बेस्ट हो मेरे लिए। तो फिर ऐसे करते करते मैंने आईएससी में सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में बताया किसी ने, फिर मैं देखा कोर्स भी मुझे अच्छा लगा, तो इसके लिए मैंने आईएससी में अप्लाई किया। फिर हम इस पे आते हैं ना, जैसे कि अभी तो अब तो 2025 का भी रिजल्ट आने वाला है। जी तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग के बारे में अब सोचेंगे। तो जैसे कि आपने भी लास्ट ईयर काउंसलिंग किया, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या था, आपने किस किस कॉलेज में अप्लाई किया था और क्या सोच करके अप्लाई कर रहे थे, स्ट्रेटेजी क्या था आपका कि मतलब मुझे बेस्ट कॉलेज में जाना है, या मतलब कोई ब्रांच स्पेसिफिक कि ये ब्रांच मिलना चाहिए तभी मैं जाऊंगा वहां पे, मेरा क्या ये था आप। कि अभी एमएल से मैं ऐसा कुछ ये नहीं था कि ये ब्रांच एआई ही होना चाहिए, इसलिए तक आप मैं सिग्नल प्रोसेसिंग ज्वाइन किया। मेरा था कि कोर्स रिलेवेंट हो, जो कि एमएल एआई से रिलेवेंट कोर्सेज हो। तो मैं मुझे जहाँ भी एआई एमएल से रिलेटेड कोर्स मिल रहा था, मैं वो सब जगह मैंने अप्लाई किया था, सारे आईटीज में मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद ये था कि अगर जैसे आपका गेट रैंक आया, तो फिर उसके बाद ना लिनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी का एक बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एआई के लिए आपको इंटरव्यू इंटरेस्ट। देना ही पड़ता है। और इंटरव्यू में मोस्टली वो प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा ही पूछते हैं। तो वो था कि मैं लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा था क्योंकि आईएससी सबसे आईएससी अप्रैल में ही इंटरव्यू के लिए बुला लेता है। तो आप फरवरी में रिजल्ट आया और अप्रैल में वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है। और इंटरव्यू में आईएससी प्रोबेबिलिटी लीनियर अलजेब्रा एआईएमएल पूछता है, तो उसके लिए मैं पढ़ रहा था कि अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि आईएससी में इंटरव्यू का कॉल आया था। तो आपको लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी पूरा इन डेप्थ आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो है कि आपने बना लिया कि कैसे बना। भी, लेकिन यहाँ पर आईएससी में क्या है कि वो आपको पूरा पूछेंगे कि कैसे बना, क्या बना, मतलब पूरा प्रूफ पूछते हैं बेसिकली आपको वो दे। और आपको बताएंगे कि पूरा प्रूफ कर दो कि ये चीज है, क्यों है, सिंपल सा कैसे। बात है, वो लोग बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे और बेसिक क्वेश्चन से ही आपके नॉलेज के डेप्थ को जान जाएंगे कि आप कितना जान कहाँ रहे पर। हो सब्जेक्ट को। ये मैटर। अच्छा, ये यहाँ पे आपने जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया, तो जी मतलब कब से स्टार्ट किया रिजल्ट होने के बाद, और किस तरह से किया आपने अब मैंने प्रिपरेशन जो। मेरा जब रिजल्ट आया उसके बाद मैंने अप्लाई किया, उसी वक्त से मैंने प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा को रिवाइज करने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी पूछेंगे ही पूछेंगे। तो मैंने एक बार फिर से अपने लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी की रिवीजन की। और एमएल एआई भी साइड से देखता रहा कि अगर बाई चांस अगर पूछ ले एमएल एआई, तो उसके बाद अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कि प्रूफ्स वगैरह कुछ कुछ देखा। और मोस्टली यही था कि रिवीजन किया मैंने एक बार और काइंड ऑफ गेट का ही प्रिपरेशन बोल सकते हैं कि एक बार फिर से करना पड़ा कि अब इंटरव्यू के लिए भी एक बार प्रिपरेशन करना होगा। जो आपने मतलब ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज में अप्लाई किया। मैंने सारे आईटी में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गेट डीए का पहला बार काउंसलिंग था, तो आइडिया एकदम नहीं था कि किस रैंक पर क्या मिलता है। मिल तो जाएगा। सारे अप्लाई जगह अप्लाई कर दिया था। अच्छा, ऐसा सिचुएशन आया कि मतलब कॉलेज के बीच में लॉक किसको करना है, या मतलब कॉलेज चूज किसको करना है, किसको छोड़ देना है, ऐसा सिचुएशन आया। क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही आईएससी आया था, अच्छा। तो थर्ड राउंड तक वेट किया, और थर्ड राउंड के बाद मैं वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि या तो आईएससी को ड्रॉप करना था या फिर आपको एआई का ब्रांच अगर लेना है। नाम मतलब ये था कि आईआईटी मुझे याद नहीं, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी भुवनेश्वर में मुझे एआई मिला था उस वक्त। अच्छा। और आईआईटी भुवनेश्वर में ही आई गेस तो एआई था।
तो हम्म, मेरे पास ये था कि एक तो एआई का कोर्स है या फिर आईएससी में सिग्नल प्रोसेसिंग, थर्ड राउंड में मुझे सिलेक्ट करना था। फिर मैंने हम्म। बहुत सारी बात किया, तो फिर मैं आईएससी के नाम पर मैं बोला कि ठीक है आईएससी जाऊंगा, तो मैं ऐसे भी अच्छा डिसीजन लिया आपने। और ऐसे भी देखा जाए हम्म। तो एआई और एमएल जो है वो मतलब किसी एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। वो एक तरह से देखा जाए तो आप तो सब हर ब्रांच में अप्लाई एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन इसका हर जगह है। हर जगह हाँ, इसका एप्लीकेशन है, तो कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिग्नल प्रोसेसिंग हो, मेडिकल फील्ड हो, या कोडिंग हो, कहीं पे भी आपको मतलब ये ऐसा है कि आप किसी भी फील्ड में परस्यू कर सकते हो। और आपका शुरू से इंटरेस्ट था कि मुझे कुछ एआई भी में हो ही। एआई एमएल में रहना चाहिए, और ठीक है, मतलब समझ गया मैं। हाँ, अब ठीक है। साहिल, अब इस पे आते हैं हम लोग। जैसे कि अभी आप जो परस्यू कर रहे हो आईएससी में, तो कुछ कुछ आईएससी के बारे में भी बात करते हैं। पता है कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आईएससी में आया हूँ, मैंने मतलब सारे रैंकर से बात किया, कि रैंक वन हम्म, से भी बात हुई, और 2 डिजिट वाले से भी बात हुआ, 3 डिजिट वाले से। तो एक चीज जो कि मुझे लगता है, जो भी प्रिपरेशन तैयारी कर रहा है ना, कि हम्म, अगर मान लेते हैं कि शुरू में उससे नहीं हो रहा है चीजें, कि उसको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ना, फिर भी उसको किसी तरीके से ना बस कंटिन्यू रहना है, कंसिस्टेंट अगर वो रह जाए ना गेट के पेपर के लास्ट डे तक, तो हम्म, रैंक आ जाता है। सब यही बोलते हैं, मतलब यहाँ की मैं बस पढ़ते रहा, मतलब किसी ने ये नहीं किया कि ड्रॉप कर दिया, कि बीच में नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया। तो क्योंकि मैंने भी अपने फ्रेंड्स को देखे थे जो कि मेरे साथ थे, कि उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया तो उनका रैंक खराब हो गया। और यहाँ आने के अच्छा, बाद इनसे भी बात हुआ है, वो सबने बस कंटिन्यू ही किया है। कोई ऐसे नहीं था कि बहुत तेज है, बट ये था कि कंटिन्यू सबने किया है, किसी ने छोड़ा नहीं। गैप गैप मतलब आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन बनाकर रोज हम्म। बैठना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोगों से मैंने बात किया है, मुझे हम्म, यही फील हुआ कि कंसिस्टेंसी बना रहना चाहिए। ये हम्म। नहीं कि मतलब कि आज पढ़े छोड़ दिए, ऐसे नहीं। मतलब आपको बस रोज कंटिन्यू करेगा तो गेट में रैंक आ जाने का चांसेस है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम्म। हाँ। ठीक है साहिल, अब हम लोग जो है ना, आप साहिल, आप जैसे कि वहाँ पे एकेडमिक कल्चर कैसा है आईएससी का? मतलब डेली आपको कितना असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेशर, क्या वहाँ का सिचुएशन तो मुझे? इसका ऐसा है कि आईएससी में ना 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। 4 महीने का हम्म, सेमेस्टर, फिर विंटर ब्रेक, फिर 4 महीने सेमेस्टर, फिर 3 मंथ्स का समर ब्रेक। तो 4 महीने छुट्टी और 4 4 महीने का 2 सेमेस्टर। 4 महीने में 3 महीना आपको पढ़ाया जाता है, 3 महीना 10 दिन, और लास्ट के 20 दिन में आपका फाइनल एग्जाम्स होंगे। हम्म, शुरू के 3 महीने 10 दिन में ना आप शुरू से स्टार्ट करोगे तो सिलेबस है, प्लस में साथ में आपको पैरेलल असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे। और असाइनमेंट्स ये नहीं कि एक सब्जेक्ट, अगर आपने 5 कोर्स ले रखा है तो पांचों के असाइनमेंट्स पैरेलली चल रहे होंगे। और एक चीज जो कि मैंने नोटिस किया ना, मतलब जैसे बीटेक में अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट किया एआईएमएल का, ठीक है, तो मैं उसे प्रोजेक्ट बोलता था। उससे बड़े बड़े यहाँ के असाइनमेंट्स है, कि बड़े बड़े यहाँ के असाइनमेंट्स है, और वो भी पैरेलली चल रहे हैं, कि अब आज रात में 3 असाइनमेंट सबमिट करना है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो ये है कि जैसे मैंने ना गेट के बाद बहुत रिलैक्स, इंटरव्यू वगैरह हुआ, बहुत रिलैक्स हो गया था कि अब तो ऐसे ही जाऊंगा पूरा। फिर एकाएक आया और एकाएक बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। तो एक सजेशन रहेगा ना, कि जैसे आपको अब पता है कि अब आईआईटी या आईआईएससी हो गया है, तो थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखो उस रिदम में, कि पढ़ना है पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा छोड़ दिया अदरवाइज बहुत। क्योंकि यहाँ आने के बाद एकाएक बहुत ज्यादा आपको पढ़ने का प्रेशर आ जाता है, क्योंकि हर 10 दिन पर एग्जाम है। हर दिन कुछ ना कुछ है। आज अगर असाइनमेंट है तो कल क्विज है, परसों असाइनमेंट है, फिर एग्जाम है, फिर मिड टर्म है। दो दो मिड टर्म्स है एक कोर्स में। तो अब मतलब ये नहीं है कि गैप नहीं रहता है, कि आज आज घूमने चलते हैं कहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। मतलब असाइनमेंट्स इतने रहते हैं, यहाँ की प्रोजेक्ट्स है। तो सेमेस्टर में तो पूरा बहुत प्रेशर रहता है। मतलब लेकिन है, फिर ये भी है कि अच्छा भी लगता है, क्योंकि अगर आपने जब सब सबमिट कर लेते हो तो लगता है कि जब आप पूरा सब कर लेते हो तो फिर फील होता है कि अचीवमेंट टाइप का, सेंस ऑफ कि कुछ अचीवमेंट। अचीव। हाँ। हाँ, मतलब जैसे कि अकेले तो अगर ट्राई करने का प्रयास करते हैं लोग अकेले, बट फिर भी फ्रेंड्स का हेल्प लेके, कि तुम ये बताओ यहाँ मैं नहीं फंस रहा हूँ, कर करके। हम्म। तो प्रेशर हैंडल करने का भी एक तरीका से आ जाता है, कि कैसे प्रेशर हैंडल करना है, जो आगे अगर प्रेशर कभी आया। मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रेशर फिर कभी, जितना ऐसे में असाइनमेंट कोर्स एग्जाम जो देता है, इससे मतलब एक तरीके से प्रेशर हैंडल, कितना भी प्रेशर अब अगर आ जाए तो लोग हैंडल कर लेगा, जो यहाँ के स्टूडेंट्स है, मुझे लगता है। ऑब्वियस सी बात आगे है, के ये लाइफ एक के लिए भी प्रिपेयर कर देता है। हाँ, ये भी एक तरह से लर्निंग ही है आपको, हम्म। मतलब।
तो अभी आप साहिल जैसे कि ये एकेडमिक्स हो गया या आपका पर्सनल लाइफ हो गया, तो जी। मुझे लगता है कि अभी आपका पूरा पर्सनल लाइफ ही एकेडमिक्स है। हाँ मतलब आईएससी में आने के बाद तो यही है कि और सही बात है। और अगर आप उस प्लेस पे जा रहे हो तो आप मतलब वहां तक पहुंचे हो तो आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो और वही आपका इंटरेस्ट है। और वो भी एक्सपेक्ट करता है कि जब आप यहाँ अगर आए हो तो कुछ करो, मतलब क्योंकि बीटेक हाँ, में क्या था कि एग्जाम के, इंजीनियरिंग का आपको पता है कि बीटेक में एक दिन पहले पढ़े, पास हो गए कि चलिए हो पास हो जाता गए। है, हाँ। आईएससी में ऐसा नहीं होगा। आईएससी में अगर आप अगर ये सोचो कि मैं आज रात में बैठूं और कल पेपर में जाकर पास कर जाऊं, तो बहुत कम चांस है, मतलब मैक्सिमम चांस है कि आप फेल कर जाओगे। तो आपको, मास्टर्स कर रहे हो ना आप, हाँ मास्टर्स। वही मास्टर्स कर रहे हैं आप। यहाँ आने के बाद आपको पेपर्स पढ़ना के ट्राई सीख जाओगे कि पेपर्स कैसे पढ़ने हैं, हम्म। कोर्सेज कोर्सेज के इन डेप्थ मैथ्स में कैसे जाना है। तो ये सब चीजें आईएससी में आकर के लोग को सिखा देता है कि कैसे करना है, पेपर कैसे पढ़ा जाता है ये। ओके साहिल, अब हम लोग एंड पे पहुंचते हैं। इससे पहले अभी आप अपनी तरफ से कुछ मतलब आपको ऐसा लग रहा है जो आप अपने तरफ से बोलना चाहोगे, जो आपको लग रहा है कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी काउंसलिंग करेंगे और जो भी आईआईटी या आईआईएससी में जाएंगे, उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो, जो मिस कर दिया हो हमने और जो क्रूशियल हो थोड़ा, आपको लग रहा है ऐसा कोई पॉइंट? तो मुझे अगर मुझे किसी को बताना हो कि गेट डीए के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो मतलब गेट ओवरऑल गेट के लिए तो मुझे लगता है कि सिलेबस तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो देख लोगे कि कौन कौन सिलेबस है, आपको सब टॉपिक आ रहा है या नहीं, वो एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो प्रैक्टिस करो। और लास्ट में टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप बाकियों के साथ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज में लेकर के टेस्ट देता रहना चाहिए, हर एक दिन दो दिन बीच करके, जैसा स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि कितना दे, क्योंकि मैं यहाँ जानता हूँ जो कि 100 टेस्ट देकर भी आए हैं, और कुछ लोग ने 10 टेस्ट में भी क्वालिफाई किया है। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा। प्लस में टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो हर किसी ने किया है। मैंने जिनसे भी बात किया है, सब ने टेस्ट के बाद वो एनालाइज करते थे कि आज मैंने क्या गलती किया, और नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती ना हो इसको माइंड में रखना है। और भाई यही तीन चार चीजें कॉन्स्टेंटली करनी है, और उसके बाद होपफुली हो जाएगा गेट, मतलब। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और डिसिप्लिन रहोगे, और जो जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कि आप हैं और अदर भी जो रैंक होल्डर्स हैं, उनके जर्नी को आप सुनोगे, थोड़ा सा भी अगर आप उसमें से कुछ इनपुट लोगे और अपने पे अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा करोगे लाइफ में। कुछ कुछ क्वेश्चन है साहिल, आपको बस वन वर्ड में आंसर करना है। ठीक ठीक है, है। जैसे कि जब आपने प्रिपेयर किया तो सबसे आपको आपने किस सब्जेक्ट को हेट किया? मतलब सब। हेड इन द सेंस कि वेयर हाउसिंग मुझे मुझे बहुत क्योंकि अच्छा। मुझे याद ही करना था, तो डाटा वेयर हाउसिंग बोल सकते हैं डीए के लिए। अच्छा, अगर आपको आईएससी को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो कौन सा वर्ड होगा? ब्यूटीफुल। Yeah. अच्छा, आईएससी में कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको कि आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हो? अब तो मेरा खैर गाइड ही, मेरे मेरे गाइड बने हैं, प्रोफेसर श्री राम गणपति है। तो उनको मैं, वो अभी गूगल डीप माइंड में काम कर रहे थे, अभी वो आए हैं इस साल, मेरे गाइड वही है। तो अच्छा अच्छा। उनको मैं अभी एडमायर करता हूँ। अच्छा, आ, एक ऐसा चीज बताओ आप जो कि आईएससी नहीं जाने से पहले अब आप उसको मिस कर रहे हो। मतलब 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 ये आ, कि अभी जैसे आप आईएससी में हो और जी। कुछ दिन पहले, एक साल पहले आप आईएससी में नहीं थे, अब आप आईएससी में हो, तो आप वो कौन सा चीज मिस कर रहे हो जो आप पहले आईएससी में नहीं थे? मतलब कुछ ऐसा जो जैसे कि अभी आप समझ गया ना क्वेश्चन, या हाँ मुझे हाँ हाँ। डिस्क्राइब करना पड़ेगा? नहीं नहीं, समझ समझ गया। समझ गया, अच्छा। तो बोल सकते हो कि जो मेरे बीटेक के दोस्त थे, पुराने दोस्त, उनको अच्छा मिस अच्छा, करता हूँ मिस कर क्योंकि रहे हो। बीटेक में आप 4 साल साथ में रह रहे हो, तो मतलब बॉन्डिंग रहता है। अच्छा, आप ये बताओ एक चीज और मुझे, आ, ऐसा आपका कोई कोई भी मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको, या कोई भी ऐसा चीज मोटिवेशनल रिसोर्स जो आपको
कीप ऑन गोइंग रखता है? तो मैंने अपने जब मैं प्रिपेयर करता था तो मैंने लैपटॉप पर लगा रखा था, मेरा डिस्प्ले था कि ऐसा था कि डोंट लेट एन स्टूपिड पर्सन रूइन योर डे। ऐसा ऐसा टाइप का कुछ था, अच्छा। अभी तो नहीं है लगा अच्छा। हुआ है, बट उस टाइम में लगा था कि डोंट लेट अ स्टूपिड पर्सन रूइन योर डे। इसका क्या मतलब, अब क्या पर्सपेक्टिव क्या था इसका? मतलब जैसे जैसे कि अगर कोई आकर के आपको कुछ बोल के चला गया, मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो और बोल के आकर चला गया कि प्रिपेयर दिन भर करते रहता है, होना जाना नहीं है, तो उससे अगर आप टेंशन ले लिए कि ये बोल के उसी चला को गया, सोचते रह गए। ठीक है वो जाए अपना, बोला ठीक है मैं, तो हम्म, ये ऐसे लाइक दिस, क्योंकि आप हॉस्टल में रह रहे हो, कोई भी कुछ भी बोलकर जा सकता है आपको कि देखेंगे कि कितना रैंक आता है, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स जो इग्नोर कर इन्फ्लुएंस ना देंगे। करें। आपको पिन करते हैं, वो ठीक है। आ, आपका फाइनल, अब ये वन वर्ड में नहीं करना आपको, अब आप अपने आप को बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो जो भी क्वेश्चन पूछोगे। आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को जो प्रिपेयर करेंगे? अगर अगर किसी ने अगर आपने मैं फाइनल यही बोलूंगा कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको एंड करो, मतलब बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आपने शुरू कर दिया है तो लगे रहो, जितना भी आए देखा जाएगा, बट ये नहीं कि बीच में ही हार गए हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, बस लगे रहो, एग्जाम देकर देखो क्या होता है नहीं होता है, उस रिजल्ट के दिन पता चलेगा, बट छोड़ो नहीं बीच में। अगर आपने किसी चीज को शुरू कर दिया है तो उसको एंड करो, मैं यही बोलूंगा। अच्छा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे जो पहले ही हमें करना चाहिए था आपकी इस अचीवमेंट के लिए। और हम विश करते हैं आपको कि आप काफी अच्छा करें आगे अपने फ्यूचर इंडेवर में, और हम लोग जुड़े रहेंगे फ्यूचर में। कुछ हमें बताना होगा बच्चों को या कुछ गाइडेंस देना होगा तो हम डेफिनेटली जुड़े रहेंगे। और बिल्कुल। धन्यवाद एक बार फिर जुड़ने के अरे लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच साहिल। सो थैंक यू also Kia for having me, so that I if I can like I my journey and all, if can help anybody, it will be helpful, and I श्योर will श्योर, also डेफिनेटली इट विल हेल्प, डेफिनेटली इट विल हेल्प।